मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत सारे लोगों के ख्वाब जी रहे हैं। He has been an IITian. He cleared UPSC and then served in Indian Revenue Services for good 25 years. He took a sabbatical. In fact, took a retirement. और उसके बाद उन्होंने he went on to become an author. Wrote some really amazing books. कुछ तो ऐसी हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं personally. He is top Quora author and he's founder of Desh Academy. Sir, I'm more than pleased to welcome you on the Compass, the way forward. Thanks a lot, sir. I couldn't think of a better guest who would, come and guide our young generation towards whatever their dreams are. Thanks a lot, sir. Thank you so much, Farad, for having me. I am really very happy to be here and share whatever little I know about life and little I know about career. So pleasure is all mine. Pleasure is all mine. Thanks a lot. Yes. Sir, at the outset, मैं आपसे जानना चाहूंगा. You have ventured into so many things, and then you proved out to be successful. इतने सारी different spheres में. आपका सक्सेस का मंत्र क्या है? सो रोशनी डालें उस पर. देखिए, सक्सेस जो है उसका जो मेरे हिसाब से दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं. वो एक तो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं समझता हूँ, वो है देखिए हार्ड वर्क. आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं और लंबे समय तक मेहनत नहीं करते, तब तक उसमें सफलता नहीं मिलती. मुझे याद है, ये आपने बुक का नाम सुना होगा, द आउटलाइनर किताब है, क्योंकि मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है. और मैल्कम ग्लैडवेल में उसमें 10,000 आवर्स रूल दिया है. और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी भी एक इंटरनेशनल लेवल की स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो हमें 10,000 आवर्स का एफर्ट उसके लिए जरूरी होता है. और उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल दिया, बिल गेट्स से लेके स्टीव जॉब्स या बाकी साइंटिस्ट का. हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ी आसानी से सफलता हासिल कर ली, लेकिन उन्होंने उसके पहले 10,000 साल 10,000 घंटे तक मेहनत की, तब जाकर के उनको वो कामयाबी हासिल. तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग कई बार क्या होता है कि हम लोग जो भी सक्सेसफुल आदमी होता है उसके बारे में हम सोचते हैं कि यार ये लकी था, ये सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके पीछे जो सालों साल की मेहनत है वो हम लोग करना नहीं चाहते हैं. हम सोचते हैं हमको आसानी से कोई चीजें मिल जाए. तो एक तो देखिए ये बात है जिसको कि मैं आज भी बहुत वैल्यू करता हूँ. आज भी देखिए, जब मैं जॉब में था या जब मैं पढ़ाई करता था, तो आज भी आप ये समझिए कि सुबह मैं तकरीबन जब मैं उठता हूँ 6 साढ़े 6 बजे, और उसके बाद से वॉक करने के बाद जब मेरा रूटीन शुरू होता है, चाहे राइटिंग का हो, रीडिंग का हो, वो करीब करीब रात के 8-9 बजे तक चलता है. और बीच में मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी मैं कम से कम 10-12 घंटे तो जरूर काम करता हूँ. आज भी मैं करता हूँ काम, और ये मैंने हमेशा किया. जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था तो मेरा ये एक डिटर्मिनेशन था कि मैं 10 to 12 आवर्स रोज पढ़ूंगा. लेस देन 10 आवर्स वाज अ फेल्योर, और 12 आवर्स वाज माय अपर लिमिट. हाँ, रात में मेरा ये भी था कि मैं कम से कम 6 से 7 घंटे सोऊंगा, और इसमें मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था. तो सोना भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा काम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था. तो हमारा देखिए, एक तो ये चीज मैं मानता हूँ कि हम लोग, कई लोग क्या होते हैं कि मूड के या अपने पैशन के सर्वेंट होते हैं, कि पढ़ने का मन नहीं होता है. अब ये चीज मैं कभी विश्वास नहीं करता. आज भी देखिए, अगर मुझे मान लिया मुझे सुबह लिखने का समय है या पढ़ने का है, तो मैं ये तो कर सकता हूँ कि मैं एक चीज लिखने की जगह दूसरी चीज लिखूं. लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि अगर लिखने का टाइम है तो मैं कह दूं कि मेरा मन नहीं है इसलिए मैं लिखूंगा. मुझे बैठना है, मुझे लिखना है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा लिखना है. बहुत अच्छा मूड रहता है तो कई बार 4 पन्ने लिख जाता हूँ. कम अच्छा मूड रहता है तो हो सकता है कि मैं कम लिखूं, लेकिन ये काम मुझे करना है. एक जो हमारे जो बच्चे हैं जो 10th से निकलते हैं, 12th से निकलते हैं, उनमें करियर के को लेकर दे वांट टू गो इनटू अ सर्टेन करियर. बहुत एक कंफ्यूजन रहता है कहाँ जाया जाए. एक तो हो गया कि पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने आपको कोई करियर पाथ दे दी. एक तो हो गया कि उनको खुद भी समझ नहीं है बच्चों को कहाँ जाया जाए, क्या किया जाए. सर, ऐसे बच्चों के लिए आपका आपकी क्या सलाह रहेगी? देखो फरहत, ऐसा था कि पहले जैसे हम लोग समय, जब हम लोग आप लोगों की एज में थे, यंग एज में थे जब हम, तो उस समय क्या था कि हमारे पास बहुत ही कम ऑप्शन हुआ करते थे. हम लोग जनरली इंजीनियरिंग, डॉक्टर, और उसके अलावा हम लोग सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते. ब्रॉडली स्पीकिंग ये तीन हमारे पास ऑप्शन होते थे. तो
अभी आज के समय में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तीनों ऑप्शंस तो आपके पास नहीं है। और उसके अलावा जैसे आप कोई भी रेगुलर ग्रेजुएशन करके, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने रेगुलर बीए किया या उन्होंने आपका बीएससी किया और उसके बाद में एमबीए कर लिया और एमबीए करके करियर बिल्ड किया। कई लोगों ने इकोनॉमिक्स से करके उनको बहुत अच्छे जॉब प्लेसमेंट हो गया, उसमें करियर बिल्ड किया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके उसमें किया, होटल मैनेजमेंट किया, लॉ किया। आज तो लॉ अपने में इतना अच्छा करियर है। तो मेरे हिसाब से देखिए, आज के समय में आप लोगों के पास में एक अच्छी चीज ये है कि आपके पास करियर के बहुत ऑप्शंस हैं। हमारे समय वो ऑप्शंस नहीं हुआ। और आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं और उसमें अगर आप अच्छा करते हैं, तो मेरे हिसाब से आज अपॉर्चुनिटीज भी काफी हद तक इक्वलाइज होती हैं। पहले जैसे आप देखिए तो इंजीनियरिंग के जॉब्स में बहुत अच्छे पे आउट्स हुआ करते थे, बाकी जॉब्स में उतने अच्छे पे आउट्स नहीं थे। आज अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग के जॉब्स में जो पे आउट्स हैं वो कम हो गए हैं, बाकी जॉब्स में कंपेरेटिवली बेटर हुए हैं। तो हमें अपनी चॉइस से हम कोई भी काम करें वो उसमें हमें अच्छी मिल सकती है जो हमारे इंटरेस्ट का वर्क हो। दूसरी चीज है कि जो हमारे आजकल बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें मैंने देखा बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे फोटो एडिटिंग है, कैमरा हैंडलिंग है, फोटोग्राफी है, वीडियो एडिटिंग है, मास कम्युनिकेशन है। ऐसे आजकल बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसमें कि आप बहुत ही कम समय में, जैसे कि 6 महीने 1 साल के अंदर भी ऐसी स्किल आप हासिल कर सकते हैं जिसकी मार्केट में काफी डिमांड है, और वहां पे आपको तुरंत जी। उसके बारे में जॉब मिल सकता है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें एक चीज, मैं इस बात को मानता हूँ, पैशन देखिए अपनी जगह पे होती है। जैसा कि आपने बताया मैंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आप किताबें लिख करके अपना अपना घर का बजट नहीं चला सकते। अभी भी मुझे किताबों से उतनी रॉयल्टी नहीं आती है कि मैं जो है अपने घर का बजट चला सकूं और मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं, जबकि मैंने इतनी सो सारी किताबें प्रैक्टिकल। लिखी हुई है ना। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होना चाहिए कि भाई ऐसी जॉब करी जाए जिसमें कि हमें कम से कम अपना खर्चा, अपनी फैमिली का खर्चा हम निकाल सकें, और साथ साथ में हम अपने पैशन, अगर हमारे पास राइटिंग है, म्यूजिक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अगर आपके पेरेंट्स प्रॉस्परस हैं, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तब तो आप शुरू से अपना पैशन कर लें। लेकिन अगर वो जी। नहीं कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले अपने पैर पे खड़े होने की बात सोचें, और उसके बाद में साथ साथ पैशन को जारी रखें। और फिर एक समय पे आप ऐसा आएगा जब आप अपने पैशन पे पूरा पंच कर सकते हैं। तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज देखिए, आज बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां करें अच्छा करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। सर क्योंकि यूपीएससी का आपका मेन फोकस्ड है जिसमें आप पढ़ाते भी हैं आजकल, मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि अगर एक लड़का 10th या 12th के बाद अगर वो यूपीएससी करना चाहता है, पहले तो उसको कब शुरू करना चाहिए यूपीएससी की तैयारी, अगर वो चाह रहा है यूपीएससी करना? दूसरा, उसको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्या कोई खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो जाना चाहता है? और सर तीसरा, क्या कॉलेज की अहमियत है? एक अच्छा कॉलेज क्या डिटरमिन करता है एक लड़के का या एक लड़की का यूपीएससी में बेहतर रैंक लाना? तो सर इस पे आपकी राय चाहिए, आपकी सलाह चाहिए। बहुत अच्छा सवाल तुमने किया फरहत, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा जो बच्चे हैं, खासतौर से जो 10th 12th के बच्चे हैं उनके लिए काफी यूजफुल होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसको मानता हूँ कि जितनी जल्दी हम शुरू करें उतना अच्छा रहता है। जैसे कि अगर 12th के बाद में आपने माइंड मेकअप किया कि आपको यूपीएससी करना है, तो मेरे ख्याल से 12th के बाद में आप एक कोई भी रेगुलर ग्रेजुएशन ज्वाइन करें। अगर हो सके तो ऐसा सब्जेक्ट लें जो कि सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे सिविल सर्विसेज में अच्छे ऑप्शंस माने जाते हैं, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी जी। है, सोशियोलॉजी है, और इसके अलावा हिस्ट्री भी अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके के जो ऑप्शनल, जो कि आपके अपने एप्टीट्यूड सूट करें, अगर आप उसमें ग्रेजुएशन करते हैं तो एक तरीके से आपके ऑप्शनल की ऑटोमेटिक तैयारी हो गई। अब तो चूंकि ऑप्शनल एक ही रह गया है, तो सिर्फ आपके पास में जनरल स्टडीज बच जाती है। जी। और जनरल स्टडीज भी अगर आप 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन है या 3 साल का जो ग्रेजुएशन है, तो उस पीरियड में अगर आप शुरू से ध्यान रखें, जैसे कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को शुरू करें, आप रोज न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करें, तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन आप ग्रेजुएट होकर के निकलेंगे उस दिन आपकी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड होगी कि आप स्ट्रेट पे ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज दे सकते हैं। और अगर आपने मेहनत की हुई है तो पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि अगर आप माइंड मेकअप कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग हैं जो डॉक्टरी करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, सीए करते हैं, और उसके बाद में फिर 26 27 28 साल की उम्र में आकर के डिसाइड करते हैं, और फिर उनको जीरो से सारी चीजें स्टार्ट हम्म। करनी। तो इसलिए अगर आप पढ़ाई करते 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 हैं और ग्रेजुएशन करते 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 हैं, मैं समझता हूँ बेस्ट है वो, और आपके चांसेस बहुत इंप्रूव होते हैं। और उसके बाद में फिर अगर आप चाहें, मान लिया आप बैकअप ऑप्शन के लिए
तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी सिविल सर्विसेज की सारी तैयारी आप ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते जी, जी। अच्छा, तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कॉलेज का, क्या कॉलेज का बेहतर होना, क्या किसी टॉप कॉलेज से पढ़ा होना, इज़ इट एन हैं। नहीं, इंडिकेशन कि आपका सिलेक्शन हो भरत, कि काफ़ी ज़्यादा? यूपीएससी फॉर्चुनेटली कॉलेज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता। आप जी, आईआईटी जी, से जी। आए, आप आईएम से आए, और आप अपने बिल्कुल ही किसी अपने घर के एक ऑर्डिनरी कॉलेज से आए, अपने सिटी के ऑर्डिनरी कॉलेज से आए, यूपीएससी बिल्कुल जी, सबको जी। बराबर बोलती है। तो आपकी जो बिल्कुल। परफॉर्मेंस है वो एक्सक्लूसिवली आपके रिटन एग्जामिनेशन पे डिपेंड करती है और आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। आप देखेंगे अच्छा बहुत ही सर, ऑर्डिनरी एक स्कूल से आने वाले लोग भी टॉप करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप कहीं से भी आए तो यूपीएससी में आप आ सकते हैं, टॉप रैंक ला सकते सर, एक और सवाल जो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हैं। लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या हमें किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग के लिए जाना चाहिए, जैसे दिल्ली में से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ी-बड़ी सिटीज़ में हैं, या ऑनलाइन जो एजुकेशन इतना बड़ा और आप इसके बड़े प्रोपोनेंट भी हैं, आप खुद एक एकेडमी चला रहे हैं, अन एकेडमी पे पढ़ाते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, एक ऑनलाइन कोचिंग से ही क्या पूरी तैयारी हो सकती है सर, एक एस्पिरेंट की सिविल सर्विसेज के लिए? हाँ, देखिए, मैं इस बात को समझता हूँ कि जो मैं, चूंकि अब मैं देखिए करीब करीब 4 साल से भी ज्यादा हो गया मुझे अन अकेडमी से जुड़े हुए, और जी, पिछले 2-3 सालों से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ जब से इनका प्लस कोर्स शुरू हुआ है। तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि ऑनलाइन हम क्या पढ़ा सकते हैं, और जी, जी, ऑनलाइन में कैसे कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और स्टूडेंट क्या पढ़ेगा। लेकिन मैंने जो ऑनलाइन में जो देखा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। पहली बात जी, तो जी, देखिए क्या है कि आपको बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि अन अकेडमी में वो बेस्ट टीचर्स अपॉइंट करते हैं और मुझसे पढ़ने का मौका मिलता है। दूसरी बात क्या है जी, कि आप अपने कन्वीनियंस पे बैठ के पढ़ सकते हैं। आप मान लिया कश्मीर में है, वहां से पढ़ सकते हैं। आप अगर मान लिया बिहार में है, वहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज क्या होता था कि लोगों को दिल्ली आना होता था, यहाँ पे राजस्थान में किराए पे मकान लीजिए, यहाँ पे रहिए, और उसके बाद में बाहर पे खाना खाइए। तो और एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे। तो एक लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी के लिए तैयारी मतलब अपीयर होते हैं और उसमें बहुत कम लोग, लगभग 1000 के करीब पोस्ट होती हैं। सर, एक लड़का, एक लड़की, एक एस्पिरेंट कैसे डिसाइड करे कि मुझे यूपीएससी के लिए अपीयर होना चाहिए? हाँ, ये भी फरहत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी जो है ये एक मैराथन रेस की तरह है। जी, अगर जी। आप देखेंगे तो यूपीएससी के अंदर जो एवरेज सिलेक्शन की एज है दैट इज अराउंड 27 to 28। अगर आप देखेंगे, स्टेटिस्टिकली देखेंगे, नॉर्मली हम ग्रेजुएशन 21-22 ईयर्स एज में कर लेते हैं। इसका मतलब कि जो एवरेज आदमी सिविल सर्विसेज इसमें सेलेक्ट होता है वो 5-6 साल उसको लगते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहली बार में सेलेक्ट नहीं हो सकते। पहली बार में सेलेक्ट हो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक रैशनल तरीके से सोचें तो हम ये देखें कि हमें कम से कम 2-3 साल की तैयारी करने के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि शुरू के अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुए और उसके बाद टॉप रैंक पर करके ले आए। जी, जैसे आप देखेंगे दो जी। साल पहले जो अनुदीप गुरु शेट्टी थे, जिनकी ऑल इंडिया में पहली रैंक आई, उसके हुँ, प्रीवियस हुँ। ईयर में उनका प्रीलिम्स में सेलेक्ट हुआ। और इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पे कि लोग जो हैं वो पहले प्रीलिम्स में नहीं क्वालिफाई किए और टॉप भी कर गए। तो एक तो ये है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको लंबे समय के लिए तैयारी करनी है। अब लंबे हुँ, समय के लिए हुँ। जो तैयारी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है मोटिवेशन, कि आप क्या वाकई में सिविल सर्विसेज बनने के लिए कितना आपका हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। अगर आपके अंदर एक सिविल सर्वेंट बनने का मोटिवेशन हाई है तभी आप इतने लंबे समय तक मेहनत कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज क्या होता है, लोग बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं, कुछ दिनों तक तैयारी करते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, उनका टेम्पो लूज हो जाता है, फिर वो भूल जाते हैं, और फिर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो आपका मोटिवेशन जितना हाई है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, वो आपको उतने लंबे समय तक मोटिवेशन देगा, उतने लंबे समय तक इतनी मेहनत करने की एनर्जी। तीसरी देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये होनी चाहिए कि आप ऑप्शनल का सिलेक्शन सही करें, ऑप्शनल और सब्जेक्ट का सिलेक्शन सही करें। कई बार लोग गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं इस चक्कर में कि बाकी लोग कर रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी मान लिया, आज की तारीख में हिट ऑप्शन है, मैंने चूज कर लिया, लेकिन हो सकता है मेरा एप्टीट्यूड ज्योग्राफी के लिए ना हो। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी बहुत हिट है लेकिन मेरा एप्टीट्यूड हो सकता है उसके लिए ना हो।
तो हमें अपने एप्टीट्यूड, लोग मैथ्स करके भी टॉप करते हैं, फिजिक्स लेके भी टॉप करते हैं। तो ये ऑप्शनल का सिलेक्शन जो है वो इस बात पे डिपेंड करना चाहिए कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। आप रैट रेस में शामिल नहीं होइए, अपने पसंद के हिसाब से डिसाइड अच्छा सर, करिए। जी सर, जी सर, हाँ, एक और चीज प्लीज मैं सर आप आपको ये बताना चाहता था कि यूपीएससी की पढ़ाई को आप एक टॉर्चर की तरह ना लें। यूपीएससी को आप पढ़ाई को एंजॉय करें, क्योंकि यूपीएससी में देखिए आपको सब चीजों के बारे में एक जानकारी मिलती है। हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल अफेयर पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को एंजॉय करिए। अगर आप इसको एज अ टॉर्चर लेंगे तो आप थक जाएंगे। आप इसको एंजॉय करिए कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू नो द वर्ल्ड, टू यू नो एक्सप्रेस, टू नो अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड, and that is how you can keep the motivation and energy high. When you enjoy what you are doing, then you don't get tired, you can carry on for long. क्योंकि यू हैव बीन एन इनसाइडर, सो यू नो दिस होल वर्ल्ड वेरी वेल। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज सिविल सर्विसेज के बारे देखिए, मैं समझता हूँ सिविल सर्वेंट के अंदर जो एक सबसे, अगर अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो क्या है, तो मैं समझता हूँ कि सिविल सर्वेंट के अंदर एम्पैथी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। में। जी क्योंकि आपका जो काम है वो सिविल सर्विसेज में लोगों की सेवा करना है। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, and when you can you identify with people, and you get joy of making the life better of so many people. That is the greatest motivator, है ना? तो ये मैं समझता हूँ, अगर if I have to identify one single quality which is very important for a good civil servant, it is empathy. Other thing is that empathy will, if you have empathy, it will keep you on the right track. You will not do corruption, you will do the right thing. Anybody who is having empathy will not go into the wrong ways, because he is always जी concerned about the perception of other people, serving the other. जो politicians होते हैं उनसे कहीं ज्यादा powerful, और वो कभी भी आपको जीरो कर सकते हैं। तो the only way you can retain power in the civil services is that you become a sycophant, and you basically politicize yourself, and that way you lose the joy of working civil servant as an independent person, as an independent service. और करप्शन एक ऐसी चीज है कि एक बार आपने अगर उस रास्ते पे चले गए, तो इट इज अ यू टर्न, देयर इज नो यू टर्न देयर, you cannot जी go back to honest means. And then you are always going to obey the direction of the bosses, and then you'll not be getting the job satisfaction. तो मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे जो पॉजिटिव क्वालिटी जो आपने पूछी, मैं समझता हूँ empathy is the most important quality, and the most negative quality is the hunger of power and money. If you have this, you may make money, I'm not saying so, but perhaps you are going to be very frustrated civil servant, you will not be happy at all. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर सर। सर, एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, अगर आपकी कोई स्पेशल एडवाइस है सर हमारे यंग जनरेशन के लिए जो ये देख रहे हैं, तो व्हाट विल बी दैट स्पेशल एडवाइस, एंड इट कैन बी रिलेटेड टू लाइफ, नॉट एसेंशियली रिलेटेड टू योर करियर। तो एक जनरल सी एडवाइस है जो आप सबको देना चाहें माध्यम से। देखो फरहद, मेरी एक मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो भी हम लोग समझदार लोग हैं, इस दुनिया में, इस देश में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सी चीजें अच्छी हैं, बहुत सी चीजें अच्छी नहीं है। चीजों को हम दो पार्ट में डिवाइड करें। एक है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, और एक है जोन ऑफ कंसर्न। देखिए, हमारी सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं, और दुनिया में कोई भी चीज अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, वी शुड बी कंसर्न अबाउट दैट। कौन सा आदमी पॉलिटिक्स में आ रहा है, कौन सा आदमी मिनिस्टर बन रहा है, कौन सा ब्यूरोक्रेट क्या कर रहा है, ये सबके लिए कंसर्न होना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या मैं वहां पे चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं इंडिया की पॉलिटिक्स बदल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ की गरीबी दूर कर सकता हूँ? क्या मैं लोगों के सुपरस्टिशन को खत्म कर सकता हूँ? तो हमारा जोन ऑफ कंसर्न अगर बहुत ज्यादा रहता है, तो हमें हमारी एनर्जी बहुत फ्रिटर अवे हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज होती है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। हमारा एक छोटा सा इन्फ्लुएंस जोन रहता है, जिसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। अपनी फैमिली में कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में रहते हैं, आपके ऑफिस में 10, 5, 15, 20, 25 जो भी लोग हैं, उनकी लाइफ में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि प्राइम मिनिस्टर कौन है या चीफ मिनिस्टर कौन है, उनके लिए ये मैटर करता है कि आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एनर्जी जो है, सबसे ज्यादा जो फोकस होनी चाहिए, हम जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को पहचाने, और हम अपनी एनर्जी उस पर करें
जोन ऑफ कंसर्न हम एक जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, सेंसिटिव होने के लिए भी ठीक है, लेकिन उनको हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे जहां हम कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं देश के बारे में इतना सोचते हैं, करते रहते हैं, लेकिन जहां पे वो डिफरेंस कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं, वहां पे कुछ नहीं करते। वहां पे उनका बिहेवियर बहुत रूड है, लेकिन बाकी जगह पे वो सारी की सारी एनर्जी जाया करते हैं। तो मैं ये कहूंगा हमें जोन ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करें, और जोन ऑफ कंसर्न में एक लिमिटेड रोल करें, पता रहे वहां पे, अपना व्यू रखें, हम सब कुछ करें, लेकिन जो चीज अपने हाथ में नहीं है, जो चीज हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में हम क्यों अपनी एनर्जी को खर्चा करें। वो मैं समझता हूँ कि ये मैं सभी को एडवाइस करना चाहता हूँ। This is again a very beautiful advice. So thanks a lot. Thanks a lot for this. सर एक आखिरी सवाल सर आपसे, और ये मेरे लिए भी है और मेरे जितने भी हमें देखने वाले हैं उनके लिए भी। सर गिव अस अ लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपको लगता है हमारी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, या लिस्ट ऑफ पीपल हु वी कैन फॉलो ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिनसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं और इंस्पायर्ड रह सकते हैं सर अपनी जिंदगी में। देखो ऐसा है कि मेरी फरहत तो, मैं तो बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, और जैसा कि आप बिल्कुल। जानते हैं कि साल में करीब 50 किताबें मैं एवरेज पढ़ता हूँ, और दैट मीन्स वन वीक वन बुक रफली, दैट इज हाउ इट गोज। लेकिन ऐसा नहीं कि एक वीक में होता है, कई बुक्स होती है एक दिन में खत्म हो जाती हैं, और कई बुक्स होती है जिसमें एक महीना लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सारी बुक्स में हमें बराबर टाइम लगता है। तो किताबों की देखिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जैसे अगर मेरी अच्छी किताबें की बात करें, तो मेरी फेवरेट जो बुक्स हैं उसमें एक तो आपकी डेल कार्नेगी की जो किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये मुझे बहुत ऊपर मैं रेट करता हूँ इसको। के बाद में जो पॉलो कोएल्हो की किताब है, जिसका टाइटल है अल्केमिस्ट, वो मुझे बहुत पसंद है। जी। इसके अलावा बाकी बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं जिनके साथ मुझे टाइटल याद नहीं आएंगे, लेकिन जो अच्छे बुक्स हैं, जैसे एक बुक है फ्लो, जो कि आपकी हैप्पीनेस जी पे है, दैट इज अ वेरी वेरी निहायत नाइस अच्छे बुक। में है। That is, how to be happy about it. There is another beautiful book which is called Power of Habit. जी पावर ऑफ हैबिट करके एक किताब है, वो बहुत अच्छी किताब है, जिसके अंदर हमें इंपॉर्टेंस बताई जाती है, हाउ टू डेवलप गुड हैबिट्स। दैट्स अ वेरी गुड बुक। देयर इज अनदर बुक, क्लासिक बुक, बाय नेपोलियन हिल, और जी। जी वो बुक थोड़ी सी पुरानी है बट बहुत अच्छी है, उसका नाम है लॉ ऑफ सक्सेस। वो एक्चुअली बुक ओके। आपको बताती है कि जो लोग दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर 15 ट्रेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, कि कौन से 15 ट्रेट्स उनके अंदर होती हैं। लॉ ऑफ सक्सेस है, 100 साल पुरानी की करीब किताब है, और वो डेल कर उसकी है आपकी नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल की किताब है। तो इस तरीके की है, मेरी तो लिस्ट बहुत है, जो आप अगर चाहें तो मेरी जो उस पे गुड रीड्स, अगर आप टाइप करेंगे गुड रीड्स पे मेरा नाम टाइप करेंगे, तो वहां पे जी मैं जो भी बुक लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो उसका मैं उस पर फीडबैक देता हूँ और रेटिंग करता हूँ। तो वहां पे जाके आप 4 स्टार 5 स्टार जो बुक्स हैं उसको आप देख सकते हैं, और वहां से आपको बाकी जो बुक्स हैं उसकी, क्योंकि मुझे सारी याद नहीं रहती, मेरी मेमोरी इतनी दैट्स स्ट्रांग नहीं, मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे एसेंस तो याद रहता है सबका, लेकिन उनके जी। नाम कई बार मुझे नहीं याद रहते हैं, ऑथर्स के और इनके। So thank you so much. Thanks a lot for agreeing to do this. It was an extremely important और बहुत detailed आपने हमसे बात की सर। Thanks a lot and आपका दिल से तहे दिल से शुक्रिया ये करने के लिए सर। Thank you so much. और इट इज अ ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत मजा आया, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इससे कुछ फायदा होगा, और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप लोग जो है, देखिए इस देश का फ्यूचर है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब लोग मन लगा करके अपनी जिंदगी को संवारें, अच्छी बनाएं, और एक अच्छी जिंदगी बिताएं, और उसमें अगर मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।